बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 फ्रॉम आर्टिकल 71 टू 80। आर्टिकल 71 टू 80। आर्टिकल 71 जो है वो ओमिट हो गया है 2010 में। ये नई अमेंडमेंट आई थी 2010 में, उसमें आर्टिकल 71 जो था वो ओमिट हो गया। तो अब एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 72 से। आर्टिकल 72 कहता है प्रोसीजर ज्वाइंट सिटिंग्स। सब आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल 72 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली से मशावरत करके रूल्स बनाएगा कि ज्वाइंट सिटिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे कॉल करनी चाहिए और दोनों हाउसेस के दरमियान की कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ मुशावरत करके ऐसे रूल्स बनाएगा। सब आर्टिकल 2 ऑफ आर्टिकल 72 को देखते हैं कि वो क्या कहता है। ये कहता है कि जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो ज्वाइंट सिटिंग को जो प्रिजाइड करेगा वो होगा नेशनल असेंबली का स्पीकर। वो जो होगा वो प्रिजाइड करेगा कि अगर नेशनल असेंबली का स्पीकर जो है फॉर एग्जांपल अगर वो एब्सेंट है, वो किसी भी तरह के तरीके की वजह से वो एब्सेंट है और वो उसको प्रिजाइड नहीं कर पा रहा ज्वाइंट सिटिंग को, तो फिर उन रूल के मुताबिक, जो रूल हमने अभी सब आर्टिकल 1 में पढ़ा कि प्रेसिडेंट साहब रूल बनाएंगे ज्वाइंट सिटिंग के लिए, तो उन रूल के मुताबिक जो भी फिर दूसरा शख्स होगा जो कि प्रिजाइड कर सकता होगा ज्वाइंट सिटिंग को, तो वो करेगा। तो सबसे पहले जो तरजीह है वो नेशनल असेंबली के स्पीकर को है कि स्पीकर जो है वो नेशनल असेंबली का वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कर सकता है। सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 72 कहता है, ये कहता है कि जो रूल्स बनेंगे सब आर्टिकल 1 में प्रेसिडेंट साहब जो रूल्स बनाएंगे वो रूल जो है वो ज्वाइंट सिटिंग के सामने प्लेस किए जाएंगे और ज्वाइंट सिटिंग उसको अमेंड कर सकती है, एड कर सकती है, कोई चीज निकाल सकती है। सब आर्टिकल 4 और आर्टिकल 72 कहता है, ये कहता है कि जो डिसीजंस होंगे ज्वाइंट सिटिंग के वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होंगे उनकी मेजॉरिटी के साथ लिए जाएंगे। अब आते हैं हम आर्टिकल 73 के ऊपर। आर्टिकल 73 कहता है प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 73 कहता है कि जो मनी बिल होगा वो ओरिजिनेट होगा नेशनल असेंबली से। जैसे कि मैंने आर्टिकल 70 में पढ़ा था, आर्टिकल 70 कह रहा है कि भाई जो फोर्थ लेजिस्लेटिव लिस्ट है, फोर्थ शेड्यूल में जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उससे रिलेटेड जितने भी बिल्स वगैरह होंगे वो इधर हाउस से ओरिजिनेट हो सकते हैं, यानी दोनों हाउसेस से वो स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से स्टार्ट हो सकता है। साथ में सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 73 के एक प्रोवाइजो भी अटैच किया गया है। ये कहता है कि जब भी वो मनी बिल, अगर मनी बिल के साथ साथ वो फाइनेंस बिल भी होगा उसमें, और फाइनेंस बिल एनुअल बजट जो ये सालाना बजट आता है उसकी स्टेटमेंट भी उसमें होगी, तो ऐसी कॉपी साइमल्टेनियसली नेशनल असेंबली क्या करेगी, सेनेट को भेजेगी 14 डेज के अंदर अंदर। और जैसे कॉपी उसको मिल जाएगी तो सेनेट अगर उसमें कोई रिकमेंडेशंस वगैरह चाहती है तो ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह नेशनल असेंबली को भेज सकती है। सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 73 कहता है कि जब भी कोई भी बिल, मनी बिल जो नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा और अगर उसमें कोई भी फाइनेंस बिल जो कंटेन करता हो एनुअल बजट, अगर ऐसी कोई कॉपी वगैरह सेनेट के पास भेजी गई है और उसकी भी कोई रिकमेंडेशंस वगैरह है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके अगर उस बिल को पास करता है तो फिर ऐसा बिल सीधा प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा उनकी रजामंदी के लिए। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 73 ये कहता है कि जो मनी बिल है वो क्या होगा, मनी बिल क्या होगा। तो सब आर्टिकल 2 में ए बी सी डी करके क्लॉजेस दिए गए हैं और वो कहते हैं कि भाई किसी भी बिल में ये चीज इंक्लूड होगी तो उसको हम मनी बिल समझेंगे। वो चीजें क्या है सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ए में क्या चीज दी गई। ये कहता है किसी भी टैक्स में, जो क्लास ए है वो कहता है कि किसी भी टैक्स से रिलेटेड अगर कोई बिल है, अगर किसी टैक्स को इम्पोज कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं या उसको वापस से खत्म कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड किसी भी टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी बिल अगर नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा तो उसको मनी बिल समझा जाएगा। अब बढ़ते हैं क्लॉज बी। क्लॉज बी क्या कहता है, जो भी पैसे हैं मनी बिल उसकी बोरोविंग वगैरह या कोई भी फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी वगैरह से रिलेटेड कोई भी अगर बिल है तो ऐसे बिल्स को भी हम मनी बिल कहेंगे। अब आते हैं क्लॉज सी के तहत। क्लॉज सी क्या कहता है, जितने भी लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होंगे, यानी उसमें जो पैसे कैसे जमा होते हैं, कैसे उससे विड्रॉ होते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी अगर लेजिस्लेशन वगैरह होगी या कोई भी ऐसा बिल रिलेटेड उससे आएगा तो उसको भी हम मनी बिल कहेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं कि जो क्लॉज डी है वो क्या कहता है। ये कहता है कि अगर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर अगर कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उससे रिलेटेड अगर कोई बिल पेश होता है या उस चार्ज को ऑलरेडी चार्ज है उसको खत्म करना, अल्टर करना, इससे रिलेटेड अगर कोई भी बिल नेशनल असेंबली में पेश होता है तो उसको भी मनी बिल कहा जाएगा। उसके आगे आते हैं क्लोज ई। अब क्लोज ई क्या कहता है? क्लोज ई कहता है कि पब्लिक अकाउंट जितने भी हैं फेडरल गवर्नमेंट के पब्लिक अकाउंट्स, उससे रिलेटेड कोई भी अगर बिल नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा तो उसको भी मनी बिल कहा जाएगा। या उसमें जैसे पैसे जमा करवाने हैं, डिपोजिशन हो गया या उससे पैसे विड्रॉ हो गए, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी मनी बिल कोई भी बिल अगर नेशनल असेंबली में पेश होता है तो उसको भी मनी बिल समझा जाएगा। आगे आते हैं क्लॉज एफ। अब क्लॉज एफ क्या कहता है? क्लॉज एफ कहता है जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है उनकी ऑडिट से रिलेटेड कोई भी बिल अगर नेशनल असेंबली पेश होता है तो उसको भी हम मनी बिल कहेंगे। क्लॉज जी जो है वो कहता है कि भाई जितने भी हमने ए से लेके एफ तक ये जितने भी हमने मैटर पढ़े, इनसे रिलेटेड कोई भी बिल रिलेटेड, एग्जैक्ट ये नहीं लेकिन इनसे इंसिडेंटल रिलेटेड हो या इनके कॉन्सिक्वेंसेस में कोई बिल अगर पेश हो रहा हो तो उसको भी मनी बिल कहेंगे। कल 3 आर्टिकल 74 क्या कहता है? अब जैसा कि हमने सब आर्टिकल 2 में पढ़ा कि भाई ये जो अगर चीजें अगर किसी बिल में होंगी तो वो मनी बिल कहलाएंगी। सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 74 हमें ये देता है कि अगर ये दो चीजें क्लास ए और क्लास बी, अगर आप बुक में देखेंगे तो दो क्लास प्रोवाइडेड है, ये दो चीजें अगर किसी बिल मनी बिल में हुए तो वो मनी बिल नहीं कहलाएंगे। वो देखते हैं वो क्या है। पहले को डिस्कस करते हैं। क्लास ए क्या? ये कहता है कोई भी पेनल्टी या फाइन को इम्पोज करना हो या उसको अल्टर करना हो या उसको खत्म करना हो, सीज करना हो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी बिल आएगा नेशनल असेंबली में तो उसको मनी बिल नहीं समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो क्लास बी है वो क्या कहता है? ये टैक्स से रिलेटेड है। ये कहता है कोई भी लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी कोई टैक्स इंपोज करती है या टैक्स जो इंपोज ऑलरेडी हुआ है उसको खत्म करती है या किसी टैक्स को जो ऑलरेडी है उसको अल्टर करती है, जो भी लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी कोई भी टैक्स इंपोज करेगी, अल्टर करेगी तो उसको भी मनी बिल नहीं समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सब आर्टिकल 4 आर्टिकल 73। अब ये क्या कहता है? कहता है कि जो कोई भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे थोड़ा सा हमने पढ़ा कि आर्टिकल 2 कहता है, सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 74 कहता है कि भाई ये चीजें अगर किसी बिल में आ जाएं तो उसको हम मनी बिल कहेंगे, और सब आर्टिकल 3 सिमिलरली कहता है कि ये चीजें अगर किसी बिल में आ जाएं तो उसको हम मनी बिल नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई असेंबली में कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाए और जो कहे कि भाई ये तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मनी बिल नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि ये मनी बिल है, कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? जो हमारा नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब हैं वो इस मसले को हल करेंगे और उनका जो भी वर्डिक्ट होगा कि ये नेशनल असेंबली ये जो मनी बिल है ये मनी बिल है या नहीं है वो फाइनली होगा। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 74 कहता है, ये कहता है जब भी कोई मनी बिल जब भी नेशनल असेंबली से पास होके प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा तो उसके साथ साथ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली उसमें एक सर्टिफिकेट देंगे कि भाई ये जो बिल हमने आपको असेंट के लिए भेजा है ये एक मनी बिल है और ये सर्टिफिकेट काफी होगा और उसके ऊपर कोई भी एतराज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 74 की तरफ। आर्टिकल 74 द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल मेजर्स। ये कहता है कि अगर कोई भी बिल नेशनल असेंबली में मनी बिल जाता है, उस मनी बिल की वजह से फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से उनको कोई असर होता है, उनको कोई इफेक्ट होता है, या कोई पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के उनके विड्रावल या डिपोजिशन को कोई इफेक्ट करता है, या पाकिस्तान की कॉइनेज या करेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट करता है, ऐसा कोई भी बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। यानी जब भी ऐसे कोई सिचुएशंस होगी, ऐसा कोई बिल नेशनल असेंबली में आएगा तो फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट्स एसेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे वो किसी ऐसे बिल को, किसी भी बिल को, फॉर एग्जांपल बिल कोई ऐसा बिल जो कि 4th शेड्यूल लेजिस्लेटिव बिल के मुताबिक हो या कोई मनी बिल हो, उसको कंसेंट एसेंट कैसे देंगे वो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75 के तहत। सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 75 जो है वो कहता है कि जब भी कोई भी ऐसा बिल जब हम प्रेसिडेंट साहब के पास भेजेंगे उनकी एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो विद इन 10 डेज या तो उस बिल को एसेंट दे देंगे, अपनी रजामंदी दे देंगे,
या फिर ऐसे किसी बिल को अगर उनको लगता है कि इसमें कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए या कोई भी इसमें प्रोविजन है उसको आगे पीछे करना चाहिए, कोई भी अगर उनके जहन में चीज आती है तो उस मैसेज के साथ उस बिल को वापस नेशनल असेंबली भेजा जाएगा कि आप जो है इसको रिकंसीडर करके मेरी रिकमेंडेशंस को, मेरी इन चीजों को रिकंसीडर करके दोबारा से आप इसको रिकंसीडर करें। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 75 जो है ये कहता है जब प्रेसिडेंट साहब है हमारे, जिन्होंने पहले सब आर्टिकल 1 में जो अगर किसी मैसेज के साथ बिल वापस भेजा है रिकंसीडरेशन के लिए, और वो जो बिल वापस गया है, अब वो जो बिल है सिर्फ नेशनल असेंबली ही नहीं बल्कि बोथ हाउसेस अपनी ज्वाइंट सेटिंग में उसको कंसीडर करेंगे, और अगर वो बोथ हाउसेस ज्वाइंट सेटिंग में अगर वो जो बिल है वो दोबारा से मेजोरिटी ऑफ वोट के साथ पास होता है तो ये समझा जाएगा कि दोनों हाउसेस से उसको वो पास हुआ है, और दोबारा वो जो बिल है जो विद और विदाउट रिकमेंडेशंस अगर वो पास हुआ है तो दोबारा वापस प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट साहब के पास अगेन 10 डेज का टाइम है कि उसको एसेंट दे। अगर उन्होंने 10 डेज के अंदर इस सिचुएशन में एसेंट नहीं दी तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने एसेंट दे दी है। आगे बढ़ते हैं सब आर्टिकल 3 ऑफ आर्टिकल 75 का। ये क्या कहते हैं, जब भी प्रेसिडेंट साहब जो हमारे अगर किसी भी बिल को एसेंट दे देंगे तो वो एक लॉ बन जाएगा और उस लॉ को कहा जाएगा द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सब आर्टिकल 4 आर्टिकल 75 कहता है, ये क्या कहता है कि जो भी अगर बिल एक मर्तबा प्रेसिडेंट साहब की एसेंट के बाद वो लॉ बन जाता है तो लॉ बनने के बाद उसको कभी भी ये एतराज कोई भी नहीं कर सकता कि भाई इसमें जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह थी या जिस कानून के या रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत इसमें कोई रिकमेंडेशंस वगैरह जो देखनी करनी थी या उसको एक हाउस से दूसरे हाउस से भेजा गया वगैरह वगैरह, ये सब प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स नहीं हुआ तो ऐसा कोई भी एतराज पास होने के बाद कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल नॉट लैप्स ऑन प्रोरोगेशन एटसेट्रा। इसका सब आर्टिकल 1 कहते हैं, सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 76 क्या है कि अगर कोई भी बिल दोनों हाउसेज में यानी नेशनल असेंबली और सेनेट में किसी की दोनों हाउसेज के अंदर कोई भी बिल अगर पेंडिंग है और उसका सेशन जो है वो प्रोरोग हो जाता है यानी एडजर्न हो जाता है या फॉर अ टाइम बीइंग वो टर्मिनेट हो जाता है सेशन, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि वो जो बिल है वो भी लैप्स हो जाए। आगे सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 76 ये क्या कहता है, ये कहता है अगर कोई ऐसा बिल है वो जो सेनेट में पेंडिंग है पर उसको अभी नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया, सेनेट में पेंडिंग है पर उसको नेशनल असेंबली ने अभी पास नहीं किया, और नेशनल असेंबली अगर टाइम बीइंग एट दैट टाइम डिसॉल्व हो जाती है तो वो जो बिल जो नेशनल असेंबली और सेनेट में पेंडिंग था वो लैप्स नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो वहीं का वहीं हो रहेगा। सब आर्टिकल 4 आर्टिकल 76 कहता है अगर कोई बिल है जो नेशनल असेंबली के अंदर ही पेंडिंग है या नेशनल असेंबली ने कोई ऐसा बिल पास करके सेनेट को भेज दिया है, सेनेट को भेज दिया और वो सेनेट में पेंडिंग है लेकिन नेशनल असेंबली ने पास किया है और इस टाइम के दौरान जो नेशनल असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है। दो केसेस हैं यहाँ पे, एक पहला जो केस है वो कहता है नेशनल असेंबली के अंदर ही वो बिल पेंडिंग है या नेशनल असेंबली ने पास करके सेनेट को भेज दिया। अब इस दौरान अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसा जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 77 कहता है टैक्स टू बी लेविड बाय लॉ ओनली, यानी जो भी टैक्स लिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ लिया जाएगा, किसी लॉ के मुताबिक लिया जाएगा। ये सिंपल आर्टिकल है, ये कहता है कोई भी टैक्स फेडरेशन किसी से भी नहीं लेगी अनलेस वो उस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत लेगी। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट यानी कोई बिल आया हो, वो पास हुआ हो, वो एक्ट बना हो, ठीक है, और एक्ट बनेगा तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनेगा यानी कोई लॉ बना हो टैक्स का, उस लॉ के अकॉर्डिंगली उस लॉ के तहत ही किसी से वो कोई भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले सकती है। अदरवाइज ऐसे ही कोई भी टैक्स नहीं लेगा कि भाई आप टैक्स दे दें, आप टैक्स दे दें, ऐसे नहीं होगा। जो भी टैक्स होगा वो टैक्स अगर लेना होगा किसी से भी किसी भी चीज के ऊपर तो पहले उस पर कानून साजी होगी, कानून जब बन जाएगा, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जब बन जाएगा उसके बाद ही फेडरल गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। यही आर्टिकल 77 का कहना है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 78 के ऊपर, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स। फेडरल कंसोलिडेटेड से पहले रिलेट में ये बात करता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। ये कहता है फेडरल गवर्नमेंट जितनी भी रेवेन्यू जनरेट करती है, अपनी फेडरल गवर्नमेंट जितनी भी पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू जनरेट करती है वो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी, और जितने भी वगैरह वो लोन्स वगैरह लेती है देती है वगैरह, जितने भी पैसे उससे रिपेमेंट होती है लोन्स के, वो जितने भी फंड्स वगैरह आएंगे उससे रिलेटेड वो सारे के सारे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में आएंगे। सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल
5 ये कहता है। सब आर्टिकल 2 जो कहता है वो डील करता है पब्लिक अकाउंट्स के। पब्लिक अकाउंट्स के पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहता है कि जैसे ऊपर कहा कि जितनी भी रेवेन्यू जनरेट करेगा फेडरल गवर्नमेंट, वो हमारे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाएंगे। और नीचे सब आर्टिकल 2 में कहता है कि भाई इसके अलावा दूसरी जितनी भी पैसे वगैरह गैदर करेगी फेडरल गवर्नमेंट, या कोई सुप्रीम कोर्ट जमा करती है या कोई दूसरी कोर्ट किसी भी तरीके से वो कोई पैसे उसको जनरेट होते हैं, वो सारे के सारे पब्लिक अकाउंट्स में रखे जाएंगे। आर्टिकल 79 कहता है, आर्टिकल 79, इसके बाद हम आर्टिकल 80 पढ़ेंगे, तो उसके बाद हमारी वीडियो यहीं एंड करेंगे। आर्टिकल 79 कहता है कस्टडी एटसेट्रा ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। आर्टिकल 79 जो है वो डील करता है कस्टडी एटसेट्रा ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। आर्टिकल 79 जो है वो कहता है कि भाई जितने भी पैसे वगैरह फेडरल कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट्स में होंगे उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, कैसे उसमें डिपॉजिट किया जाएगा, कैसे वहां से निकाला जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब को सब कैसे ये होगा, ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट होगा। यानी इसके लिए भी लेजिस्लेशन होगी, प्रॉपर वे से लेजिस्लेशन वगैरह होगी और उसके अकॉर्डिंगली इसमें पैसे डिपॉजिट होंगे, निकाले जाएंगे किसी पर्पज के लिए वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। ये कहता है अभी तो ऑब्वियसली एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है हमारे पास फेडरल लेजिस्लेटिव कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड, लेकिन ये कहता है कि जब तक अगर कोई ऐसा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बने तो प्रेसिडेंट अपने रूल्स के मुताबिक इन सब चीजों को रेगुलेट कर सकता है। ये आर्टिकल 79 था। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल ऑफ द क्लास, आर्टिकल 80 के। ये हमें कहता है एनुअल बजट स्टेटमेंट, सालाना बजट। ये कहता है कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो सालाना एक एनुअल बजट स्टेटमेंट नेशनल असेंबली के सामने पेश करेगी और उसमें सारी स्टेटमेंट होगी कि भाई कितना हमारा इनकम थी, कितनी हमें पैसे रिसीट मिले, हमें रिसीव हुए, और कितने हमारा एक्सपेंडिचर वगैरह था, वो जितनी भी वगैरह ये स्टेटमेंट होगी वो नेशनल असेंबली के सामने पेश करेगी। आर्टिकल 2 आर्टिकल 80 कहता है, यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज ए कहता है कि भाई इसमें एक सम्स, उस स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट में वो सारे सम्स की डिटेल्स होगी, उसमें ये लिखा जाएगा उसमें डिटेल्स में कि भाई इस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर जितने भी चार्जेस वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि भाई ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से निकाले जाएंगे। तो पहले तो ए में लिखा गया है कि उन एक्सपेंसेस को लिखा जाएगा, और क्लास बी दिया गया है वो कहता है कि इनके अलावा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अखराजात के अलावा दूसरे कोई अखराजात हैं जो हमारे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को अफेक्ट करते हैं, वहां से लिए जाते हैं, तो उनकी भी अलग अलग एक स्टेटमेंट होगी, उसकी स्टेटमेंट अलग होगी स्टेटमेंट की। आखिर में एक लाइन दी गई है, वो लाइन कहती है कि भाई इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में डिस्टिंग्विश किया जाएगा, डिफर किया जाएगा, डिफरेंस बताया जाएगा कि भाई ये जो एक्सपेंसेस हैं सारे, ये जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि ये हमारे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर्स लेने हैं, और ये जो है ये उनके अलावा, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो दूसरे भी पाकिस्तान में अखराजात वगैरह होते हैं उनसे लिए गए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। तो ये था हमारा आज तक का आर्टिकल 80 तक क्लास थी। उम्मीद है कि आर्टिकल 71 से आर्टिकल 80 तक आपको अच्छा समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम आर्टिकल 81 से स्टार्ट करेंगे।